हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम क्लास 10 सिविक्स का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जो है फेडरलिज्म। बेटा ये चैप्टर 2 लेक्चर में हम करेंगे और पहले लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे फेडरलिज्म क्या होता है, हम समझेंगे फेडरलिज्म के फीचर को और इसके साथ साथ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को समझेंगे। बेटा दूसरे लेक्चर में हम समझेंगे कि इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस होता है और इसके साथ साथ बेटा हम समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और हमारा जो लोकल बॉडीज है वो किस किस तरीके से है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। आई होप कि आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जो कि हम दूसरी वीडियो में सबसे पहले आके क्लियर करेंगे। करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। बेटा फेडरलिज्म होता क्या है, सबसे पहले समझिएगा बेटा फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म बेटा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो फेडरलिज्म है, ये क्या है, इट is the system of government in which power is divided between central authority and other कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। बेटा फेडरलिज्म क्या होता है, ये सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये फॉर्म है गवर्नमेंट के जिसके बीच में पावर बेटा डिवाइड होती है, किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और लोग अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स में। ठीक है बेटा। अब सेंट्रल अथॉरिटी से क्या निकला बेटा, सेंट्रल अथॉरिटी से निकला यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो होल कंट्री को चलाते हैं। बेटा दूसरा अगर और ज्यादा देखोगे तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक आ गया कि सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल अथॉरिटी में द सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा आ गया बेटा अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स में बेटा आता है हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल बॉडीज हो गई, प्रोविंसेस जो है वो सारा अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स में आता है। बेटा ये भी कहता है कि अब होता क्या है कि हमारे पास जो फेडरलिज्म है ये गवर्नमेंट की फॉर्म जिसमें पावर डिवाइड होती है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। कैसे होता है थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। बेटा हमारे पास एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम कहते हैं बेटा यूनियन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं बेटा, ये जो होती है ना यूनियन गवर्नमेंट, ये होल कंट्री की होती है। ठीक है बेटा, इसमें जो लॉज बनते हैं ये सारे के सारे कंट्री के लिए रहते हैं। दूसरी होते हैं बेटा उसके बाद जो दूसरे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो किसी भी स्टेट की होती है ना। वो ये कहता है कि देयर आर टू टायर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरेशन, दीज टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट ईच एंजॉय देयर अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। अब दो टायर्स भी हो सकते हैं, टू और मोर टायर्स भी हो सकते हैं, या तो दो टायर होंगे बेटा या फिर दो से ज्यादा टायर होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगी, कुछ कंट्रीज में लोकल बॉडीज भी होगी। तो क्या निकला फीचर कि या तो टू और मोर देन टू टायर्स होंगे, या तो दो टायर होंगे या दो से ज्यादा टायर होंगे। समझ आया? आगे चलते हैं। One is the national government which oversees a few issues of a shared concern to the whole nation। एक गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट होगी। बेटा नेशनल गवर्नमेंट कौन सी होगी, जैसे हमारी बेटा यूनियन गवर्नमेंट है। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है ये उन इश्यूज को देखती है, उन इश्यूज पे काम करती है बेटा जो पूरी कंट्री के लिए होते हैं, जो पूरे नेशन का इश्यूज के रिलेटेड होते हैं और पूरी कंट्री का कंसर्न होता है बेटा। दूसरी गवर्नमेंट होगी जो, अब दूसरा ये क्या करेगी, जैसे फॉरेन अफेयर पॉलिसीज होगी, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, जैसे डिफेंस हो गया, ये सारे के सारे वो बड़े इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, लॉज बना सकती है बेटा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। दूसरा बेटा दूसरी होगी प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट होगी जो क्या करेगी, लार्ज पोर्शन ऑफ द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट देखेगी। बेटा जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब स्टेट है,
फॉर एग्जाम्पल हरियाणा स्टेट है, तो इनकी जो गवर्नमेंट्स है बेटा वो सिर्फ स्टेट की टेरिटरी के अंदर ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल एक चीफ मिनिस्टर है, वो एक स्टेट का है, तो वो अपनी स्टेट के अंदर ही काम करेगा, यानी वो अपनी स्टेट के इश्यूज को ही रिजोल्व करेगा। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट होल कंट्री के लिए थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर स्टेट के लिए। समझ आया? ठीक है बेटा। अब ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फेडरलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने ये भी लिखवाया कि ये सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें बेटा पावर डिवाइड हो जाती है, किसमें? वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर वन इज द स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज में। तो ये भी आपके लिए पढ़ना बहुत ही हद जरूरी है। जब ये वाला जो मैंने पढ़ाया बेटा ये पढ़ लोगे ना, ये वाला अच्छे से तैयार कर लोगे, तो मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और नॉलेज भी बनेगा। आपको पता होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट क्या है, जैसे पार्लियामेंट होता है, आगे समझाता हूं मैं। इससे ना पहले हम एक चीज समझ लेते हैं बेटा, हम एक चीज समझ लेते हैं, यहां पे पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट क्या होता है बेटा? बेटा पार्लियामेंट में हमारे पास होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। बेटा ये होगी आपकी पार्लियामेंट। अब बेटा जो लोकसभा है इसे हम कहते हैं लोअर हाउस भी, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी, और इसे हम बेटा कहते हैं हाउस ऑफ पीपल भी। बेटा जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस भी, और बेटा इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स भी। ठीक है बेटा। अब हम कहते हैं ना एमपीज, तो हम कहते हैं बेटा एमपीज कहते हैं हम, एमपीज क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लोकसभा के भी हैं राज्यसभा के भी, तो एमपीज में डिफरेंशिएशन क्या है? बेटा जो लोकसभा के एमपीज है ना, हमने पढ़ा हाउस ऑफ पीपल, यानी ये लोकसभा के जो बेटा एमपीज होंगे ये डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होंगे। बेटा जो राज्यसभा के हैं ना, इनको लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते। जो स्टेट के एमएलसीज एंड ये इनका जो इलेक्टेड बाय एमएलसीज एंड एमएलएज होते हैं बेटा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये हमारी कंपोजिशन है पार्लियामेंट की। अगर आप यूनियन गवर्नमेंट पर तो पार्लियामेंट आप पढ़ते हो ना, तो सिर्फ पार्लियामेंट वोट नहीं पढ़ना बेटा, पार्लियामेंट को समझना है। जब तक आपको पार्लियामेंट समझ में नहीं आएगी तो सिर्फ वोट से आपका काम नहीं चलेगा बेटा। बेटा उसके बाद क्या होता है? अब MLCs मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड MLAs मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बेटा MLCs ना पहले 7 स्टेट्स में होते थे, 7 में होते थे, लेकिन फिर J&K जो है, J&K क्या बन गया बेटा? J&K में भी MLCs होते थे ना, तो फिर J&K UTs बन गई। एक यूटी आ गई J&K बेटा, दूसरी यूटी बन गई बेटा लद्दाख। तो हमारा जो यहाँ पे MLCs होते थे, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, वो नहीं रही। उसके बाद हमारे पास सिर्फ अब लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर में। तो अब सिर्फ 6 स्टेट्स में, नो आज की डेट में सिर्फ ओनली 6 स्टेट्स में MLCs होते हैं, जो कि अपर हाउस ऑफ स्टेट होता है बेटा। ये समझ आया आपको बेटा? उसके बाद जो ये एमपीज होते हैं, तो अब कोई बिल होता है ना, तो वो लॉ बनता है। जब वो कैसे बनता है, वो भी उसका भी जो उसको जो बनाने का तरीका है ना बेटा, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक बिल है ना, ये बिल है, तो ये बिल सब लोकसभा में जाएगा,
राज्यसभा में जाएगा और फिर बेटा ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये लोकसभा में गया, लोकसभा में गया, तो अब लोकसभा में सबसे पहले इस बिल को क्या किया जाएगा बेटा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब कहते हैं ना बिल किसने पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया। भाई पार्लियामेंट ने बिल कैसे पास किया ये आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में पढ़ते हो, आप बैठे हो, आपने आराम से सिविक्स पढ़ रहे हो, कोई आ गया आपको बोला बिल्ला आज पार्लियामेंट में एक लॉ बना है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बना है। अगर आप नहीं पता है तो बोलेगा भाई बेटा आप पढ़ रहे हो, आप सिविक्स पढ़ रहे हो, आपने 10 साल सिविक्स 5 साल सिविक्स पढ़ी है सॉरी, तो आपको लॉ का पता होना चाहिए कैसे बनता है, तो इसलिए ये पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करेगा बेटा कोई एमपी इसको, फिर बेटा जब इंट्रोड्यूस करेगा तो बेटा इसके ऊपर ना डिबेट होगा, डिबेट होगा ना बेटा, तो फिर इसके ऊपर लास्ट में बेटा वोटिंग होगी। क्या होगी, वोटिंग होगी। तो जब ये यहां से अगर पास हो जाएगा बेटा तो ये जाएगा फिर दूसरे हाउस में, तो दूसरे हाउस में बेटा फिर इसके ऊपर क्या होगा, डिबेट होगा, इसके ऊपर चर्चा चलेगी। डिबेट दो पार्टीज के बीच में होता है बेटा, एक होगी आपके पास अपोजिशन होती है बेटा, दूसरा होता है रूलिंग। तो रूलिंग जो पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है उसके बीच में और अपोजिशन के बीच में डिबेट होता है बेटा। उसके बाद डिबेट होगा, फिर यहां फिर वोटिंग होगी। तो जब ये यहां से भी पास हो जाएगा तो फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो बेटा जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देगा तो बेटा ये बिल क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। समझ आया। द बिल को लॉ बनाने के लिए यानी पार्लियामेंट से किसी बिल को पास करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है वो ये है, वो लोकसभा में जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वहां पे उसके ऊपर क्या होगा बेटा, डिबेट होगा बेटा, वोटिंग होगी, डिस्कशंस होंगी, फिर वो राज्यसभा में फिर डिबेट वोटिंग डिस्कशंस के बाद प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद वो क्या बन जाएगा बेटा, लॉ बन जाएगा। समझ आया, लॉ से ये था आपका कि पार्लियामेंट को समझने का। अब प्रेसिडेंट के पास लॉ के रिगार्डिंग क्या पावर्स होती हैं, या फिर मनी बिल जो होता है, वो जो मनी बिल होता है ना बेटा, बिल होते हैं ना जैसे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल भी होता है बेटा। बेटा जो मनी बिल है ना वो राज्यसभा में ऑनली इंट्रोड्यूस ही किया जाता है, यानी जो राज्यसभा मनी बिल जो होता है उसके रिलेटेड ज्यादा पावर्स, उसको पास करने की पावर्स लोकसभा के पास ही ज्यादा होती है। होपफुली पार्लियामेंट की कंपोजिशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम बेटा देखेंगे कि आगे जो हम जाएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, की फीचर जो है ना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था पहले आपको हम फीचर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये देखो हमारे पास क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स और इसके डिफरेंट मतलब आंसरेबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अमंग द फेडरेशन सिस्टम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका सीधा मतलब कुछ फीचर्स हैं जो कि क्या करते हैं, लिंक करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को सेपरेट पावर्स देते हैं। वो फीचर हम पढ़ते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेडरल की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर्स देख रहे हो, चाहे फिर आप जेके बोस के होंगे या फिर सीबीएसई के, आपको फीचर ऑफ फेडरलिज्म हर बार पूछा जाता है। ऐसा है कि हर दूसरे साल फीचर ऑफ फेडरलिज्म पूछा ही होता है, क्योंकि बेटा आजकल की डेट में फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहले गवर्नमेंट जो डिवाइड होती है 2 और मोर टायर्स में, या तो 2 टायर्स होंगे, या सिर्फ सेंट्रल और स्टेट होगा, या फिर बेटा लोकल बॉडीज भी होगा, या अन्य क्या होगा, सेंट्रल और स्टेट होगा बेटा, या फिर कुछ कंट्रीज में जैसे इंडिया में है लोकल बॉडीज भी होगा। अब लोकल बॉडीज के कंपोजिशन आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है। फिर बेटा सेम सिटीजंस आर गवर्न्ड बाय द सेम लेवल्स ऑफ द सिविल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बट ईच लेवल हैज इट्स एक्चुअल अथॉरिटी। अब देखना ये बड़ा इंटरेस्टेड है, कैसे इंटरेस्टेड है मैं समझाता हूं। देखो सेम सिटीजन इज गवर्न्ड बाय ऑल द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका नाम है फॉर एग्जांपल ए,
ये जिस एरिया में रहता है, ये रहता है किसी रूरल एरिया में, इसका वहां पे कोई ना कोई सरपंच है, मतलब किसी पंचायत में रहता होगा, उस पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव आ गया सबसे पहला जो इसको गवर्न कर रहा है। जिस एरिया में वो पंचायत होगी वो किसी न किसी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा वो एरिया, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई एमएलए होगा, यानी इसका मतलब वो भी इस एरिया के ऊपर इसको गवर्न कर रहा है। अब जिस एरिया, जिस क्षेत्र में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है वो किसी न किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता होगा, दैट मीन्स वहां का कोई एमपी होगा, तो इसका मतलब है वो एमपी साहब भी उसी बंदे को गवर्न कर रहे हैं। समझ आया? यानी एक बंदा है, उसका नाम है ए, वो किसी एरिया में रहता है, वो किसी पंचायत में रहता है रूरल एरिया में, उसके बाद उसके ऊपर एक सरपंच होगा, उस जिस सरपंच जिस एरिया में पंचायत आता है वो किसी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। इसका मतलब है वहां पे क्या होगा, इसका मतलब है वहां पे बेटा क्या होगा बोलो, वहां पे कोई एमएलए होगा, तो जिस एरिया एमएलए वाले क्षेत्र में वो रहता है उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और वहां पे कोई एमपी होगा। इसका मतलब सेम सिटीजन इज गवर्न्ड बाय द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। समझ आया? बेटा आपने सिर्फ मेहनत से पढ़ना है और आपका एग्जाम और आपके मार्क्स जो हैं और आपकी परसेंटेज वो सारी बन जाएंगी। मार्क्स के पीछे कभी आपने नहीं भागना है, क्योंकि मार्क्स डिसाइड नहीं करते, आपने नॉलेज के पीछे भागना है। जब आप नॉलेज की तरफ बढ़ोगे तो जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली बनेंगे। इसलिए ट्राई कीजिएगा कि नॉलेज गेन कीजिएगा, और जब नॉलेज की तरफ ज़्यादा आप बढ़ोगे, आगे जाओगे, तो फिर मार्क्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है? ठीक है बेटा। दूसरा आ गया बेटा, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट अल्टर द कोर टेनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हाँ देखो अभी हमने एक छोड़ दिया, सॉरी। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट की एक्सटेंशन ऑफ पावर्स। अब देखो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसी कंट्री किसी सारी स्टेट के में पावर्स को, जो मेन फंड्स होती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को जितनी जितनी फंड्स एलोकेट करेगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एलोकेट करेगी। एक बात। दूसरी बात बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन दिया हुआ है फेडरलिज्म का। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, हमने डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट कंट्रीज से लिए, तो तभी फेडरलिज्म भी हमने लिया। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये कोर पार्ट है फेडरलिज्म। दूसरी चीज बेटा, जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो कोई मेन प्रोविजन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि लिस्ट होती है, जो आगे पढ़ेंगे हम। तो अब फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर ओनली स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। ठीक है बेटा। दूसरी बेटा, कोर्ट्स जो है ना वो अथॉरिटी है कि वो इंटरप्रेट करेंगे गवर्नमेंट की ब्रांचेस को, अथॉरिटी को, वेल जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेटा 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो है वो देखती है कि वेदर द लॉ विच इज मेड बाय लेजिस्लेटिव execute by executive is constitutional or unconstitutional। तो अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो वो इंटरप्रेट करेगा। फिर बेटा हम ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस और रेवेन्यू सोर्सेज जो है वो स्पेल कर। अब देखो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने भी रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, और अपने रेवेन्यू सोर्सेज के अलावा भी उसको अगर फाइनेंशियल एड की जरूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एड जो है वो देती है, और जो फंड्स एलोकेट करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके जरिए। फिर फेडरल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है बेटा कि 2 गोल्स होते हैं, प्रिजर्व करना एडवांस नेशनल यूनिटी और टेक करना अकाउंट रीजनल वेराइटी। फॉर एग्जांपल जो फेडरलिज्म होता है बेटा, इसमें आगे ना हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक लिंग्विस्टिक पॉलिसी, उसमें और ज्यादा आपको अंडरस्टूडेबल होगा कि हम सबसे पहले नेशनल यूनिटी इसको प्रमोट करना है, क्योंकि डिफरेंट फेडरल स्टेट्स हैं तो उनको यूनाइट रहना है। और दूसरे नंबर पे बेटा क्या आ गया कि रीजनल वेराइटी जो है वो प्रमोट करना है। तो एक तो आपने रीजनल कल्चर, रीजनल डाइवर्सिटी को भी देखना
देखना है और फिर नेशनल यूनिटी को भी देखना है, और फिर जाके जब फेडरल स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करती है तो फिर डेवलपमेंट जो है वो और ज्यादा अच्छे से होती है। बेटा ये थे सारे फीचर ऑफ फेडरलिज्म। होपफुली ये भी आपको समझ आए होंगे। इस लेक्चर में हमने दो ही इंपॉर्टेंट चीजें की, एक हमने समझा फेडरलिज्म किसे कहते हैं, दूसरा हमने इसके साथ हमने पार्लियामेंट की कंपोजिशन समझा, और तीसरे नंबर पे बेटा हमने क्या समझा, हमने समझा फीचर ऑफ फेडरलिज्म। होपफुली ये आपको अच्छे समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पेंडिंग है फेडरलिज्म का वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।